हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाकुंभ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचकर जो उनके चाहने वाले हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और महाकुंभ पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और तमाम लोग जो हैं उनको यहाँ रिसीव कर रहे हैं और हम यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, महाकुंभ आप आए हैं, कैसी अनुभूति, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। आज माँ गंगा के दर्शन होंगे और पूरी दुनिया के लोग आज इस पवित्र भूमि के ऊपर आ रहे हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि हरियाणा से यहाँ आने का। आज माँ गंगा के दर्शन होंगे। आप सर, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ एक होती हैं। यमुना को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स दिल्ली में हुई, उस पर सर क्या कहेंगे? और दिल्ली इलेक्शंस भी अभी हो गए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये पवित्र नदियाँ जिनको हम एक माँ का रूप मानते हैं, हम पूजा करते हैं, जो हमें जल भी देती हैं, हमें जीवन भी देती हैं। हमें उनको, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने माँ गंगा को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया और आज माँ गंगा स्वच्छ है। हमारी नदियाँ स्वच्छ होनी चाहिए ताकि जो जल हमें मिलता है वो स्वच्छ जल मिले। दिल्ली के चुनाव को क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, क्योंकि कहीं जो लोग कुछ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए वायदे तो कर लेते हैं, परंतु वायदे करके वो उनको पूरा नहीं करते और लोग इस समय के अंदर वो देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई थी, क्या बातें पूरी हुई, क्या नहीं हुई। आम लोगों को जल से भी उनको गंदा जल पीने के लिए दिल्ली में मजबूर होना पड़ा और लोग उस बात का सरकार के प्रति बड़ा रोष भी था और वो रोष उन्होंने 5 तारीख को निकाला है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आज और अब आपकी जेब से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आपको बता दें। आज आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाली है और आज ही नए आयकर कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो ये उस दिन की तस्वीरें तो आखिर दिल्ली किसकी होगी? 8 फरवरी यानी कल क्या होगा? परिणाम किसके पक्ष में होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी होगी या फिर लगातार चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमाल दिखाएगी? देखिए, कांग्रेस को कोई खोई जमीन मिलेगी या फिर खाली हाथ? दिल्ली चुनाव पर 13 एग्जिट पोल भी हुए और इनमें 10 में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो 2 एजेंसीज आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रही हैं। एक में कांटे की टक्कर की बात है और एग्जिट पोल का मजमून यह है कि दिल्ली में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी संभव है और इस बार रिकॉर्ड जीत होगी। देखिए, 1993 में बीजेपी ने 49 सीटें जीती थीं। एग्जिट पोल्स कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस नंबर को पार कर जाएगी बड़ी आसानी के साथ। अब देखिए जरा, ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है। बीजेपी को कितनी 51 सीटें दिखाई गई हैं एग्जिट पोल में, टुडे चाणक्य ने दिखाया है। आम आदमी पार्टी को मात्र 19 पर सिमटा दिया गया और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। तो दिल्ली में कल क्या होगा, ये तो तस्वीर साफ होगी कल ही, लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं ये आप देखिए। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटें जीतेगी, 51 के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 27 साल का सूखा खत्म करेगी। और वहीं 19 सीटों पर सिमट जाएगी केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है और आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिख रही है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एग्जिट पोल के अंदर एक लीड दिखाई गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई गई है, ये बताता है कि 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में सत्ता का सूखा पड़ा हुआ था,
वो अब खत्म हो सकता है विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो 15 साल जो है एमसीडी में रही। 3 लगातार लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 7 में से 7 लोकसभा सीटें 14 में, 19 के लोकसभा चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में जीती। लेकिन हर बार जब विधानसभा चुनाव हुए, चाहे 15 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें आई 70 में से। 20 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो सिर्फ 8 सीटें मिली। अब भारतीय जनता भोपाल की नरेला विधानसभा में मोतीनगर बस्ती के पास की दुकानों को हटाने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने जो दुकानदार हैं उन्हें खुद ही अपनी दुकान खाली करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है और बताया जा रहा है कि शनिवार से इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। दुकानदारों ने समय मांगा था अपना सामान खुद खाली करने के लिए और उसी के तहत अगर आप देखें तो शुक्रवार अंतिम दिन है दुकानें खाली करने का और सभी दुकानदार भारी मन से आखिरकार सालों से अपना जमा जमाया व्यवसाय जो है उसे खुद अपने हाथों से फिलहाल यहाँ अगर आप देखें तो खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें सामने नाम भी लिखा हुआ है, दुकान का नंबर भी लिखा हुआ है। सुभाष नगर इलाका ये पड़ता है जहाँ पे ये दुकानें हैं। बताया जा रहा है करीब 110 दुकानें हैं इस पूरे बाजार में और क्योंकि सुभाष नगर आरओबी जो है, जो सामने आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, उसकी 3rd लेन जो है वो इस जगह से होकर के गुजरनी है। सामने आप तस्वीरों में देखें तो वो सुभाष नगर आरओबी है जो कि एक प्रमुख जंक्शन माना जाता है पुराने शहर को जोड़ने के लिए और उसी से ये 3rd लेन जो निकलनी है उस फ्लाईओवर की वो इसी जगह से उतरेगी और ये दुकानें उस रास्ते में आ रही है। नुजूल की ये ज़मीन है और इसीलिए इन्हें हटाने का अल्टीमेटम जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। कई साल पुरानी ये दुकानें हैं और अब भारी मन से दुकानदार जो है अगर आप देखें खुद ही इन दुकानों को हटा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें कहना है। बताइए सर कि आप लोग गए थे, सरकार के पास भी गए थे, प्रशासन के पास भी गए थे, कितनी पुरानी ये दुकान है और क्या किसी तरीके का कोई अलग व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है? ये मेरे बड़े पापा हैं, उनकी दुकान शॉप है। ये बहुत पुरानी दुकान है। हम जब छोटे छोटे से थे जब आया करते थे यहाँ पर, तो 40-50 साल पुरानी दुकान है ये पूरी। जब मैं बीच में छोटा था बहुत, जब आया करता था उससे बहुत पहले की दुकान है ये। अब यहाँ के जो पूरे रहवासी हैं, जो दुकानदार हैं, वो सब गए थे सरकार के पास, जो उन लोगों के पास और कलेक्टर ऑफिस वगैरह पे, वहाँ से कुछ अभी बीच में टाइम दिया गया था, 2 महीने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अभी कल रात में वापस आदेश आ गया कि सुबह तक दुकानें पूरे सब खत्म करना है, देखो शॉप दुकानें पूरी। इसके बदले में कोई दूसरी जगह आप लोग को दी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं आया इस टाइप का ऐसा कि कहीं पर दुकानें दी जाएंगी, ये कुछ कहा गया, अभी कुछ भी ऐसा। अभिनेता सलमान खान पर जो हमला हुआ था अप्रैल 14, 2024 में, उसके बाद एक और वाकया हुआ था जिसके बाद नवी मुंबई पुलिस ने ये दावा किया था कि एक अटेम्प्ट किया गया था रेकी करने का और असैसिनेट करने का सलमान खान का, और उसके तहत तकरीबन 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनमें से 2 आरोपियों को बेल मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। आइए जो आरोपी हैं उनके वकील से ही बात करते हैं। सर, ये पूरा मामला था क्या? जी, पनवेल में एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, सलमान खान को मतलब उनके खिलाफ साजिश की थी, तो उसमें से 17-18 आरोपी उसमें एक्यूज्ड है। तो उसमें से 2 लोग हमारे पास थे, तो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई थी सलमान खान को मारने के लिए। तो उस मैटर में जो हमारे पास वस्फी चिकना और संदीप बिश्नोई जो है, तो उनको कल कोर्ट ने बेल दी थी। तो जो उनको तो मैं ये जानना चाहती कि जो आरोप था वो क्या था, प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या आरोप लगा? So there were allegations, उनके पास ऐसे allegations थे कि they were a part of a WhatsApp group where they hatched the conspiracy to kill film star Salman Khan at his Panvel farm house. Okay. तो पनवेल में उनका फार्म हाउस है, वहाँ पे ऐसे allegation थे कि one of the accused was doing the recce there and they were in contact with this all these 18 accused. Some of them were the international gangster like कुलदीप बरार का नाम है, उसमें सब बिश्नोई बिश्नोई जो ब्रदर्स के नाम है। So there were contentions कि we were in touch with all these accused person on WhatsApp. There was conspiracy was hatched and there was a plan to murder film star Salman Khan. So pursuant to the same,
in April 24, both the accused persons, which we are represented before the Honorable High Court, they were arrested, and since then they were behind bars. तो इनका जो दो आरोपी हैं, जो चिकना और बिश्नोई, जिनकी नाम लिया आपने, तो ये दोनों इनका रोल क्या बताया था पुलिस ने? इनके ऊपर ऐसे आरोप थे कि ये उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें एक साजिश रची गई थी, जिसमें ऐसी बातें की गई थी कि कुछ वेपन्स प्रोक्यूर किए जाएंगे फ्रॉम द एनिमी कंट्री, और ऐसे कुछ फोटोज़ वगैरह थे और ऐसी कुछ चैट्स थी जिसके बेसिस पे वन ऑफ द अक्यूज वाज डूइंग रेकी इन पनवेल, एंड देयर वाज अ प्लान कि दैट दिस ऑल द अक्यूज पर्सन्स आर गोइंग टू किल द सिने फिल्म स्टार। ओके, तो आप लोगों ने जब बेल के लिए जिरह की तो आप लोगों ने क्या आर्ग्यू किया? आप लोगों ने क्या कहा? द चार्जेस व्हिच वाज इन्वोक्ड अगेंस्ट फॉर IPC 115। बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल का आरोप यह है कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता नहीं है, चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। बार बार जानकारी मांगने के बावजूद हर बूथ पर डाले गए वोट का पूरा ब्यौरा अभी तक जारी नहीं किया है चुनाव आयोग ने। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग फॉर्म 17C अपलोड नहीं कर रहा है, जिसमें हर बूथ पर वोटरों की पूरी संख्या, डाले गए वोट और ईवीएम में दर्ज हुए वोटों की संख्या इंगित होती है। लेकिन अपील के बावजूद अभी तक फॉर्म 17C अपलोड नहीं। दंतेवाड़ा से एक दुखद खबर आ रही है। नक्सल्स ने एक सरपंच को वहां मौत के घाट उतार दिया है और काफी ब्रूटली ये मर्डर किया। इनफैक्ट कल रात को सरपंच जोगा बरसे के घर में घुस के उनके परिवार वालों के सामने नक्सल्स ने शार्प वेपन से उनके गले को रेत कर काफी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। और ये इसलिए किया क्योंकि नक्सल्स को ये डर था कि ये पुलिस इन्फॉर्मर है। जोगा बरसे सरपंच बनने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे वो अरनपुर पंचायत सीट से, और जो पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ ही दिनों में 17 फरवरी से, जो 3 फेजेस में होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे जोगा बरसे और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करते हुए भी लोकल एरियाज में नजर आ रहे थे। और उसी वक्त नक्सलियों की नजर उन पर पड़ी और ये इन्फॉर्मेशन नक्सलियों को पहुंची कि ये पुलिस इन्फॉर्मर है और इसलिए उनके घर में घुसकर काफी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई है। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय का कहना है कि काफी बेरहमी से ये हत्या की गई है, इसलिए आरोपियों को ढूंढा जा रहा है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में यही जानकारी मिली है कि जोगा बरसे को मौत के घाट इसलिए उतारा गया क्योंकि वो पुलिस इन्फॉर्मर थे। नक्सलियों के खिलाफ मुखबिरी करने का शक उन पर था और कहीं ना कहीं यही वजह बन गया उनको मौत के घाट उतारने का। इससे पहले भी नक्सलियों ने बीजापुर में 2 गांव वालों को पुलिस इन्फॉर्मर होने के ही वजह से उन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से काफी बेरहमी से देर रात परिवार वालों के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और इस तरीके से एक किलिंग स्प्री पर नजर आता है कि काफी नक्सल्स हैं। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस गवर्नमेंट द्वारा रोज किए जा रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में गवर्नमेंट इनफैक्ट अपने फोर्सेस को काफी टुकड़ियों में CRPF, DRG और STF इन सभी के जॉइंट ऑपरेशन होते हुए नजर आ रहे हैं और रोज कोई ना कोई एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सल्स एलिमिनेशन काफी ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है। अब तक अगर देखा जाए तो टोटल जो आंकड़ा है बिल्कुल 1 साल में भी भारतीय जनता पार्टी पावर में आई उसके 1 साल में 250 से ऊपर नक्सलियों को अभी तक एलिमिनेट कर दिया गया है और काफी लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है। और दिल्ली की अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली के एक स्कूल में 5 साल की बच्ची से यौन शोषण की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के स्कूल में 5 साल की बच्ची के यौन शोषण की ये खबर है। किसी विदेशी छात्र पर मासूम बच्ची के यौन शोषण का आरोप है। ये जिस पर आरोप है वो केन्या का नागरिक है, वो छेड़छाड़ का आरोपी है इस मामले में।
ये बेहद दर्दनाक खबर जिससे हम आपको खबरदार कर रहे हैं। नामी स्कूल है ये, इसमें पढ़ने वाला केन्याई मूल का 19 साल का छात्र है। उस पर आरोप है 5 साल की बच्ची से यौन शोषण का। आरोपी छात्र की मां केन्याई दूतावास में काम करती है। पीड़ित छात्रा के परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने केस दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम मुकेश अहलावत, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के घर संजय सिंह के दावे को लेकर जांच करेगी। एसीबी के मुताबिक उन्हें एलजीबी के सक्सेना की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। एसीबी के अधिकारी का कहना है कि हमारी टीम जा रही है तीनों लोगों से जानकारी लेने के लिए कि जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस जांच को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का क्या कहना है, सुनिए। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमको शिकायत करना है, उनको ड्रामा करना है। मैं अपने वकील के साथ शिकायत करने के लिए एसीबी दफ्तर जा रहा हूं। एसीबी कार्रवाई करके दिखाए। सुनिए संजय सिंह का पूरा बयान। तो एलिगेशन लगाए हैं तो वही तो देने जा रहे हैं। उनको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत। हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला। कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? मुकेश अहलावत ने सबसे पहले आरोप लगाया था और मुकेश अहलावत के अलावा भी और विधायकों के पास फोन आए हैं। जिन विधायकों को पैसे के लिए फोन कॉल्स आने का दावा किया जा रहा है, उनमें से एक विनय मिश्रा भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज विनय मिश्रा के पास गए और उनसे पूछा कि आपको किस तरह का फोन आया था। ये बातचीत आप सुनिए। विनय मिश्रा है हमारे साथ, द्वारका से विधायक है और उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। आप उन चेहरों में से एक हैं जिन्होंने दावा किया कि आपको 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। कॉल आया था, कोई मिलने आया था, क्या हुआ था? देखिए, कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना सर्वेज आ रहे हैं, इतना जो है दिखा रहा है कि इनकी सरकार बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वेज फर्जी है और मैन्युफैक्चर्ड है और ये चाहते हैं दिल्ली को में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। एविडेंस कहाँ है? बैठक में एविडेंस रखा आप लोगों ने कुछ जो दावे कर रहे हैं आप? देखिए, समय आने पे एविडेंस भी रखा जाएगा। नहीं, लेकिन नेता के सामने रखा कि नहीं रखा आपने? मेरे नेता को मेरे पे विश्वास है। मैंने नेता को जो बतानी थी मैंने बता दी और नेताजी को मेरे पे विश्वास है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 10 सालों में आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए नतीजे आने के पहले ही झूठ का पुलिंदा बनाना शुरू कर दिया। देखिए, तो कल पता ही चल जाएगा हमने काम किया कि नहीं किया। लेकिन आप इनसे पूछिए, जब 1.5 साल सरकार जेल में थी, जब हमारे उप मुख्यमंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री तक उन्होंने बंद कर लिया, तो अगर उनकी मंशा काम करने की होती तो एलजी के माध्यम से काम कराते। तो कहते हैं सर्विसेज इनके पास है तो काम कराते, लेकिन काम इन्होंने नहीं कराया। आज 10 साल से केंद्र की सरकार भी है दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने केंद्रीय विद्यालय इन्होंने बनाए, कितने जैसे अस्पताल इन्होंने बनाए, कितना इन्होंने दिल्ली में काम किया। तो आज बीजेपी की मंशा काम करने की होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जब सरकार जेल में थी तो काम करते, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ काम को रोकने का काम किया। ये
लगातार याद करते हैं। भले ही उन्हें गए सालों हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह सभी के दिल में अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। इसे आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन अब तक इसे लेकर के कई सवाल उठते रहते हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट आई है इस पूरे मामले में। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई है। इसमें सुशांत और दिशा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ और गिरफ्तारी का अनुरोध किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि CBI अपनी जांच के बारे में एक पूरी रिपोर्ट पेश करे और जल्द से जल्द आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिका में दिशा और सुशांत दोनों घटनाओं के इर्द गिर्द की हालात पर सवाल उठाए गए हैं और सच बाहर लाने की मांग की गई है। वहीं आदित्य ठाकरे ने एक हस्तक्षेप आवेदन भी इसमें प्रस्तुत किया है, जिसमें तर्क दिया है कि अदालत को कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका बचाव सुनना चाहिए और ये भी दावा किया गया है कि ये PIL कायम करने लायक नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है और 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक 6 दिन पहले 8 जून को उनके मैनेजर दिशा सालियान की मौत एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। कारोबार में जहां दरिया खड़ी हो रही है, दरारें पैदा हो रही है, कुछ सत्ता पद के लिए दरारें पैदा हो रही है, ना कारोबार कर रहे, एक दूसरे पर आलोचना हो रही है, आरोप लगा रहे हैं, मंत्री घोटाले में पकड़ गए हैं, मंत्री अत्याचार में उनके नाम आ रहे हैं, भ्रष्टाचार में नाम आ रहे। 2-3 महीने नहीं हुई सरकार, उस सरकार के सभी इल्जाम उस पर लग रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो चलो भाई एक छोड़ दो, एक पुड़ी छोड़ दी उन्होंने और बोल दिया शिवसेना के सांसद जा रहे। अभी आपके सामने है ना, ये आईना सामने खड़ा रहा आपके, अभी तो देखो अपने चेहरे आईने में, तो देखो। कल हमारे पार्लियामेंट में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी गुट को कार्यालय मिला, उस कार्यालय का उद्घाटन है। सभी 11 लोग, 9 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के सभी सांसद हाजिर थे। ऐसी स्थिति में जानबूझकर कोई फैलाता है, इसीलिए हमने तुरंत ले ली। भाई देखो ये आईना देख लेना और आप देख लो कहाँ है हम लोग। जानबूझकर कुछ नहीं, कोई किधर जाने वाला नहीं है, मतलब कोई किधर। ये कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश आप लोगों को ना, हमें नहीं। ये इसमें एक उसका जो हम बहुत गंभीरता से उसका विरोध करते हैं या निषेध भी करते हैं कि जानबूझकर अपने चुने हुए सांसदों के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। सब निष्ठापूर्वक खड़े हैं, निष्ठा के साथ में उद्धव जी के साथ में थे, आए, कल भी रहेंगे, सभी आप इसीलिए बता दिए आपको। संजय राउत आज पीसी में शामिल नहीं हुए। अरे वो वहाँ है ना, उधर उनकी पीसी वहाँ है, इसकी इंडिया अलायंस की पीसी में हमारे संसदीय के नल के नेता है वो तो उधर वो और उनके साथ में वो जो हमारे संजय। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन आरोपों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर नए सवाल उठा दिए। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना,
इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये पूरा मसला क्या है और दरअसल इसमें सोनू सूद की कितनी गलती है, ये भी आपको बताते हैं। ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उनके खिलाफ फ्रॉड के केस में। दरअसल लुधियाना में ही राजेश खन्ना नाम के एक वकील ने एक मामला दायर किया और इसमें सोनू सूद को समन जारी किया गया, जिसमें मोहित शुक्ला नाम के एक शख्स पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। अब इस मामले में सोनू सूद को बतौर गवाह बार बार समन भेजे गए, लेकिन वो नहीं पहुंचे और इसे लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि दरअसल शुक्ला ने उन्हें नकली डिजिका सिक्का में निवेश करने का लालच दिया और सोनू सूद को इस मामले में गवाही देनी थी। इस पर अब लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने सोनू सूद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। ये वारंट मुंबई के अंधेरी पश्चिम में ओशिवारा पुलिस स्टेशन भेजा गया है, जिसमें सोनू सूद को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोर्ट के आदेश में ये साफ लिखा हुआ है कि सोनू सूद को वारंट भेजे गए, समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने इसे बार बार नजरअंदाज किया और वो अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए आदेश दिया जाता है कि सोनू सूद को गिरफ्तार किया जाए और अदालत में पेश किया जाए। यही नहीं, ये भी निर्देश दिया गया है कि 10 फरवरी 2025 तक इस वारंट को लागू किया जाए और इसकी पुष्टि के साथ उसे वापस किया जाए या फिर स्पष्ट कारण बताया जाए कि ये लागू क्यों नहीं किया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। हालांकि अब तक सोनू सूद या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल उसके लिए अहम है। राजनीतिक दलों के सुझाव और सवालों को चुनाव आयोग गंभीरता से लेता है। आयोग आरोपों का पूरे तथ्यों के साथ लिखित जवाब देगा। पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। लगाना चाहिए, मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। वो दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का बस उसके एजेंट के बकाये में आके जो है ना, इसको ये चले गया था अपना सारा कुछ यहाँ से बेच बाच के, और 6 महीने के बाद ये दोबारा टपया वहाँ 19 जनवरी को, और साथ ही वो चौकी में वहाँ पकड़ लिया, वहाँ से सीधा रिपोर्ट कर दिया है।
क्या कुछ खर्चा आया वहाँ भेजने में और किस तरीके से वहाँ आपने उसको भेजा? करीब 40-45 लाख रुपया लग गया है। क्या कुछ पैसा अरेंज कैसे किया गया? उसकी कुछ दुकान का जो है ना सामान था वो बेचा था, कुछ मेरा जो है रिटायरमेंट का पैसा था मैंने वो दिया था। एजेंट ने क्या कुछ बताया था किस रास्ते जाएगा? एजेंट ने तो ये कहा था कि भाई 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेगा, ये जहाजों द्वारा जाएगा या फिर हम इसको टैक्सी में भेज देंगे। वहाँ पहुँचा कैसे, किस तरीके से? वहाँ तो जंगलों से पहुंचा है, ये बहुत कठिनाइयों से पहुंचा है। सरकार से क्या कुछ मांग करोगे? सरकार से मांग करता हूँ कि भाई हमारे पैसे वापस दिलाए जाए और इस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल लड़के को लेकर क्या कहना चाहोगे और क्या? लड़के के बस यही है कि भाई कहीं ना कहीं काम पर लगाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज अपने सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। कल आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया और आपके 7 विधायकों को 15-15 करोड़ के ऑफर का आरोप लगाया था। तो ऑपरेशन लोटस के तहत ये आरोप लगाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त हो सकती है। 70 उम्मीदवारों की बैठक आज बुलाई गई है आप द्वारा। गिनती से एन पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। किस तरह के निर्देश यहां पर उम्मीदवारों को दिए जाएंगे? अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये बैठक दरअसल खरीद फरोख्त को लेकर है या फिर तमाम अन्य दिशा निर्देश भी आप द्वारा दिए जाएंगे? नेहा, देखिए, हमें सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 11:30 बजे सुबह अपनी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए बुलाया है और इस बैठक की जो टाइमिंग है वो बेहद ही अहम है, क्योंकि कल शाम ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है दिल्ली में। उसके विधायक, पहला दावा था 7 विधायक, बाद में कहा गया 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तो इस दावे के ठीक बाद अगली सुबह एक अहम बैठक बुलाई गई है और हमें सूत्रों ने कंफर्म किया है कि अरविंद केजरीवाल खुद, यानी कि पार्टी के मुखिया, इस बैठक को चेयर करेंगे और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी इस बैठक के अंदर होंगे। संभवतः मीटिंग में ये जो ऑपरेशन लोटस वाला दावा है उसको लेके आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजी बनाएगी और ये भी पता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या अन्य विधायकों या कैंडिडेट्स को भी इस तरह के फोन कॉल्स या टेस्टिंग द वाटर टाइप कोई अप्रोच हुआ है। और टेस्टिंग द वाटर्स तो है ही, लेकिन कल नतीजों से बदलते मौसम और प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटने की संभावना का असर अयोध्या में रामलला मंदिर के प्रबंधन पर भी पड़ा है। मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। महाकुंभ मेला शुरू होने के बाद से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य से काफी ज्यादा हो गई थी। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद कई श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या जैसे राज्य के दूसरे तीर्थ स्थानों का रुख कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन का समय बढ़ा दिया था। मंदिर के दरवाजे सुबह 5 बजे से खुलने लगे थे। हालांकि अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। 6 तारीख से मौसम भी बदल रहा है और आने वाले श्रद्धालु भी कुंभ के बाद बसंत पंचमी सामान्य रूप से थोड़ी संख्या कम होने की संभावना है। इसलिए हमने थोड़ा समय को आने वाले कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, व्यवस्था में लगे लोगों को भी थोड़ा व्यवस्था करने में सुविधा मिले, इसलिए प्रातःकाल 6 बजे दर्शन के लिए सुग्रीव किला से सभी श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा। आरती होगी भगवान की, दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर की अवधि में जब भगवान का भोग लगता है तो अल्प समय के लिए भोग के लिए विश्राम होगा। भोग के बाद पुनः पट खुल जाएगा और दर्शन यथावत चलता रहेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर समारोह आयोजित किया गया था।
मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि 26 फरवरी को महाकुंभ मेला खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या घटने के आसार हैं। इसी वजह से हेलो हेलो राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए जाएंगे? अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं। थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागृति आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे। ये शिकायती पत्र मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। सर, आपने सबूत सबमिट कर दिए? आपने सबूत जो मांगे गए आपसे, क्या आपने सबूत सबमिट कर दिए? मैं शिकायत करने आ रहा हूँ, आप कह रहे हैं स्टेटमेंट। मैंने शिकायत की है भाई। संजय जी, क्या आपने सबूत जो मांगे गए? मैंने इस मामले की शिकायत की है खुद से, पूरे मामले की। सबूत की मांग की जा रही है। जांच के दौरान जितने सबूत आएंगे सामने वो पता चलेगा आपको। सबूत की मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इनमें कोई तथ्य नहीं है। सर, असल एलिगेशन ये है कि इनमें कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। एलिगेशन लगाया उसके ऊपर स्टेटमेंट हुई है आपकी। जो बीजेपी ने एलिगेशन लगाया था उस पर क्या स्टेटमेंट दर्ज हुई है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है?
एक बेईमान पार्टी है इस महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 35 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमवीए के नेताओं के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी लोकसभा में पूरे विपक्ष की अगुवाई करते हैं। इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें विपक्ष का नेता स्वीकार किया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए सुनिए और क्या क्या कहा। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर बनारस हाईवे पर मिला ज्ञात शव, क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद हुआ शव के ऊपर का हिस्सा पशु पक्षियों ने नोचा। जांच के बाद शव की पहचान महिला के रूप में हुई है। महिला की हत्या कर फेंके जाने का शक है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। मामले की तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। कल दिनांक 6 फरवरी को सुबह 9 बजे थाना गगा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नेशनल हाईवे 29 पर थाना गगा क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला है और इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के संबंध में जब छानबीन की गई तो यह लगभग 24-25 वर्षीय युवती का शव होना पाया गया है और इसके चेहरे और सिर पर चोट होने की वजह से अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है और इसकी शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। इसका जो हुलिया है और इसके फोटो जारी कर आसपास के जिलों से भी डीसीआरबी के माध्यम से इसकी कार्यवाही शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण कर सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8:08 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारा स्टाफ, मैं एडिशनल हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर लिया गया
कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जो स्वयं काल आती है, जो ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की भी शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं और इसका पता लगा रहे हैं। सर, सर्वर के लिए साइबर टीम को लगा दिया गया है? हाँ, लग गई है टीम। जैसे ही आई सबसे पहले वही सूचना भेजी गई, उधर साइमल्टेनियसली यहाँ चेकिंग भी शुरू कर दी गई। सर, कुछ वैसे ही मेल है जिस तरीके का अभी कुछ दिन पूर्व दिया गया था, ये इससे अलग है? नहीं, ये इससे अलग है और बहुत अजीब टाइप का है, और इसमें जैसे साउथ इंडियन टाइप का कुछ। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। करनाल में 4 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज। डिपोर्ट होकर आए 3 लोगों ने करवाई एफआईआर दर्ज। इमिग्रेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने नहीं बताया शिकायतकर्ता और आरोपी का नाम। यूएसए से डिपोर्ट मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मधुबन, रामनगर और असंध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पहले भी कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं और क्या कुछ प्लान्स के साथ आए, क्या कर रहे हैं? मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा, शब्दों में बयान नहीं किया। हाँ। तो आपने कुछ मूवीज को लेकर के बताया, क्या कोई मूवी का शूट या कुछ और भी? नहीं, हम यहाँ हमारे यहाँ आने का कारण है कि हम अपनी फिल्म वध, जो वध 2, पहले भी वध बनी थी एक, मैं और संजय उसमें हैं, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बस वो अभी हमारी शूटिंग आधी हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। कैसा एटमॉस्फेयर लगा मैम यहाँ का? क्रेजी इट्स क्रेजी। कितने लोग, बाप रे, मैंने कभी इतने लोग कहीं नहीं देखे इकट्ठे। क्या मैसेज देना चाहिए? एक तो मैं यहाँ की जिन लोगों ने अरेंज किया, सरकार या जो भी लोग हैं, उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू कि आपने इतने बड़े पैमाने पे इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर आए, जो अभी नहीं आए इस बार अगली बार आए। अगली बार और भी अच्छा अरेंजमेंट होगा शायद, बट वेरी नाइस। मैडम, महाकुंभ में आप घूमी, कोई नए थॉट आए, नई चीजें देखी आपने, कोई नया प्रोजेक्ट आया दिमाग में? नहीं, अभी तो जो देखा है उसको आत्मसात करने का ही समय नहीं मिला। अभी तो डुबकी लगा के आए। कुछ अलग हट के यहाँ दिखा आपको, कुछ अलग आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस? अभी नहीं आध्यात्मिक होगा, बाद में जब हम सोचेंगे, जिनसे मिले, उन्होंने क्या कहा, कहाँ गए, कैसे लोग। मेरा तो ये है कि मैं लोगों की आस्था देख के ही मैं हैरान हो गई। ऐसी आस्था पहली बार। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए संगम पर, और हम पिछली बार भी आए थे, जब इससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले, और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रले का, दोनों को ही। तो कितने दिन का आपका स्टे है, कहाँ, अभी क्या, कैसे? पुलिस उठा के लेके गई, मेरे को रात को 11 बजे छोड़ा और 30 पुलिस वालों ने आके मेरे पूरे घर को उतल पुतल कर दिया, पूरे घर की मेरी जड़ती ले ली। मैंने क्या करा था? पति को देखना गुनाह है क्या? कुछ हम लोग को मालूम नहीं है, क्या हम करेंगे ना, हमको कुछ मालूम नहीं है। मेरे दिमाग पे प्रेशर है। बीड सरपंच मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की नई मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। विपक्ष पहले से ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने धनंजय मुंडे को आंशिक रूप से दोषी ठहराया है। मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने धनंजय मुंडे पर घरेलू हिंसा, भावनात्मक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला को अंतरिम संरक्षण और मेंटेनेंस प्रदान किया है।
मजिस्ट्रेट AB जाधव ने मंत्री धनंजय मुंडे को अंतिम फैसला आने तक शिकायतकर्ता महिला को 1.25 लाख रुपए हर महीने और उनकी एक बेटी को 75,000 रुपए महीने देने का निर्देश दिया है। अदालत ने महिला को आवेदन की लागत के रूप में 25,000 रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अदालत को मिनिस्टर साहब ने सीधे कहा कि उनका इस महिला के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इस महिला का अपना एक पॉलिटिकल करियर है, जिसकी वजह से उन्हें कोई मेंटेनेंस इस महिला को नहीं देखना है। लेकिन अदालत ने 2017 का एक वसीहतनामा देखा, जिसमें कि उस महिला के नाम कई सारी बातें लिखी थी और माना गया था कि वो मिनिस्टर साहब की पहली पत्नी है। और इसी को आधार बनाते हुए अदालत ने माना कि ये दोनों एक रिश्ते में हैं और इसी के आधार पर ये माना कि जो इमोशनल एक अत्याचार है वो पत्नी के साथ किया गया है और इसी की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है और उसी के तहत ये सारी रिलीफ महिला को दी गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि 1998 में धनंजय मुंडे से उसकी महाराष्ट्र सरकार पर कर्ज बढ़ने की वजह से कुछ कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें शिव भोजन थाली जैसी योजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें जरूरतमंदों को 10 रुपए में खाने की पूरी थाली परोसी जाती थी। लेकिन विपक्ष के साथ अब महायुति से भी अपील हो रही है कि सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को बंद न करे। महाराष्ट्र सरकार बढ़ते कर्ज के बीच कल्याणकारी योजनाओं पर पुनर्विचार कर रही है। खबरें हैं कि सरकार शिव भोजन थाली और आनंदाचा सिद्धा योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। शिव भोजन थाली योजना मिड डे मील की तरह है। इसे महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में शुरू किया। शिव भोजन थाली योजना का मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत थाली में 10 रुपए में 2 रोटी, सब्जी, चावल, दाल उपलब्ध करवाई जाती है। योजना के तहत राज्य भर में 1699 भोजनालय शिव भोजन थाली परोस रहे हैं। इसके तहत हर दिन 1,80,000 थाली बांटी जाती है। शिव भोजन की 2 लाख थाली तैयार करने में करीब 267 करोड़ रुपए साल का खर्च आता है। वहीं आनंदचा सिद्धा योजना में लाभार्थियों को 6 चीजों से भरी एक किट दी जाती है, जिसमें 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 500 ग्राम रवा, 500 ग्राम चना दाल, 500 ग्राम मैदा और 500 ग्राम पोहा होता है। आनंदाचा सिद्धा योजना की वार्षिक लागत लगभग 161 करोड़ रुपए आती है। जहां लाडली बहन योजना पर सालाना 3,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो वहीं आनंदाचा सिद्धा और शिव भोजन थाली इन 2 योजनाओं पर महज 1,300 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। अब ऐसे में आने वाले बजट सत्र में इन सरकारी तिजोरी से चोरी होने वाले पैसों को बचाना होगा, तो ऐसी योजनाओं पर जायजा लेकर रोक लगाना जरूरी है, ऐसा सरकारी अधिकारी बता रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल और एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आभाड़ ने कल्याणकारी योजनाओं में संभावित कटौती का विरोध करते हुए तर्क दिया कि योजनाएं गरीबों और वंचितों को जरूरी सहायता प्रदान करती हैं। भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के गरीब और